ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का सेशन हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रोग्रामिंग फाउंडेशन को लेकर हम इस प्लेलिस्ट में सीरीज के साथ आप जुड़े हैं, इसका सही मायने में जो शुरुआत है वो आज से होने जा रही है। हम लोग आज हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे और यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। हर दिन हम लोग एक नया प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होंगे, नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आने के पहले हमें ये भी आइडिया है अब पूरा कि क्यों प्रोग्राम लिखना ज़रूरी होता है, प्रोग्राम की सीक्वेंसिंग क्या होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो कितने फेजेस से वो गुजरता है। उसका पहले कंपाइलेशन वाली एक बात हम लोगों ने की थी, ट्रांसलेशन, फिर लिंकिंग, लोडिंग, तब जाके हम अपने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हों, जिनका आज पहला सेशन है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप टाइम निकाल कर आप ध्यान से पढ़ें, सुने, क्योंकि अब जो ये जर्नी में जितनी भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं मैंने प्रीवियस लेक्चर में उनको डिस्कस किया है। और यही हमारा पूरा प्लेलिस्ट जब सीक्वेंस चलेगी पूरी, ये जो हमारा कोर्स जब तक C++ का चलेगा, ये जिस कॉन्सेप्ट पे मैं खड़ा रहूँगा, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता रहूँगा मैं, उसके पहले तक इस बात को की श्योरिटी होगी कि वो सारे रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट उस क्लासरूम में, उस सीरीज़ में क्लियर, इस प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं फिनिश हो चुके होंगे। तो आज जब मैं इस प्रोग्राम को लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो इसके पहले जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारे लेक्चर्स में, प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें वो सारे पॉइंट कवर कर चुका हूँ। क्लियर। तो मेरा आपसे अपेक्षा ये कि जिनका पहला दिन है आज या दूसरा दिन है, तो वो कम से कम पूरी प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लें, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ लें और फिर प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करें। यहाँ से हम लोग का पहला प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम इनपुट आउटपुट जानते हैं, प्रिंटफ स्कैनफ का बेसिक सिंटेक्स हमने हर डेटा टाइप के साथ पढ़ा। क्लियर। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिए, अगर हम कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं पूरा। क्लियर। और कैसे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हम लोग लिखा करेंगे, सारी बातें मैं यहाँ पर आज से करूँगा। क्लियर। ये एक छोटा सा पॉइंट मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि जब हम प्रोग्रामिंग जर्नी अपनी शुरू करते हैं तो सबसे पहली स्टेप होती है, आपको अच्छे से आइडिया होगा, दुनिया के सारे प्रोग्राम में कहीं ना कुछ इनपुट होता है। क्लियर। तो एक इनपुट वाली बात होगी, दूसरी बात होगी प्रोसेसिंग, क्योंकि कंप्यूटर का रोल ही क्या है, क्या काम है कंप्यूटर का, जो डेटा आपने इनपुट दिया है, जो भी डेटा हम लोग इनपुट देंगे, उस डेटा को हमारा कंप्यूटर, हमारा प्रोग्राम C का, C++ का, उसको प्रोसेस करेगा। और प्रोसेसिंग के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आउटपुट, या जिसे हम लोग नॉर्मल केस में बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हम लोग ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्लैरिटी होगी कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये रिजल्ट चाहता हूँ। चूँकि इस काम को मैनुअली करने में इतनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितना टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है, वो कंप्यूटर का जब मैं यूज़ करता हूँ, जब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करता हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ आसान होते जाता है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक स्टेप है। मुझे डेटा लेना रहेगा, इनपुट लेना रहेगा कहीं भी। सपोज अभी मैं पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ, सिंपली दो इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करना, दो कंप्लीट नंबर्स को ऐड करना। क्लियर। और उसके रिजल्ट को, उसके सम को मुझे प्रिंट करना है। तो मेरा इनपुट डेटा यहाँ पर क्या होगा, तो इनपुट हमने सपोज बात कर ली कि ए हमारे पास कुछ 40 होगा और बी को हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि कोई इनपुट वैल्यू दे दी अपन ने, सपोज 20। ये हमारे पास इनपुट में दो वैल्यूज़ आ जाएं, जो मैं मेरी मेमोरी में स्टोर करता था वो C++ के प्रोग्राम में करूँगा, और प्रोसेसिंग हो जाए, कुछ एडिशन एक्टिविटी हो जाए, इस रिज़ल्ट को हम कहीं स्टोर कर लें, और रिज़ल्ट को स्टोर करने के बाद फाइनली हम लोग प्रिंट कर दें किसको, सम को, इन्फॉर्मेशन को, कि एडिशन ऑफ दिस टू नंबर इज 60।
हमारी इंफॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पर कि एडिशन ऑफ दीज टू नंबर इज 60। ये मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ये हमारे रिजल्ट का पार्ट होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये अभी हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। ये पहला प्रोग्राम मैं इस स्टेप के साथ बना रहा हूँ। आगे जाके हमारी जर्नी में फ्लो चार्ट्स का, जब तक फेज़ 1 में हम लोग काम कर रहे हैं, जब तक फ्लो चार्ट्स के, टेबल के, एग्जीक्यूशन के, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे साथ में। एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपको प्रोग्रामिंग सीखने का, जो कि ये कॉन्फिडेंस देगा कि मैं 100% प्रोग्रामिंग सीखूंगा। क्लियर? जो भी साथी, जो दोस्त, जो मित्र मेरे यहाँ पर इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, उनको मेरा कमिटमेंट है कि आप कब प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैंने एक कॉपी आपको बोली थी, सबसे रजिस्टर जिसको बोल सकते हैं, सबसे बड़े साइज़ का, मतलब हाइट विड्थ में, ताकि जब हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे तो भी कंफर्टेबली बना पाएँ, प्रोग्राम कॉन्फिडेंटली इंडेंटेशन के साथ लिख पाएँ। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं पेज को, तो वो हमारे लॉजिक को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और साथ में उनकी खूब सारी प्रैक्टिस, चूँकि आपके पास मशीन है, लैपटॉप, पीसी आपका होगा, और नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नहीं हो तो आप जहाँ भी प्रैक्टिकल कर सकते हो वहाँ बैठ के करें। ठीक है दोस्तों? तो हम पहला प्रोग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम C++ का मैं अभी सी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो पहली लाइन हमारी क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर हैश stdio.h। किसी भी सी प्रोग्राम की पहली लाइन हमेशा आपको क्या मिलेगी? हैश इंक्लूड stdio.h। अभी आप सिर्फ केयरफुली इसको नोट कर लें, फिर मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा, तब जाके हमें क्लियर होगा कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसकी किस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। क्लियर दोस्तों? तो ये पहली लाइन ही होगी। अभी मैं ये प्रोग्राम टर्बो C++ के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो मैं एक सेकेंड फाइल भी ऐड करूँगा। जो लोग आगे VS कोड या विंडोज़ एनवायरनमेंट के अंदर या किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे लिखेंगे तो उनको ये सेकेंड लाइन की नीड नहीं होगी। क्लियर? अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ टर्बो C++ के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि आप जो जड़ें उसको ही पकड़ के रखें। तो हम लोग एक या दो या शुरू के 2-4 प्रोग्राम बना लेंगे टर्बो C++ के हिसाब से बेसिक डेटा टाइप को हैंडल करने तक। उसके बाद की जर्नी फिर हमारी वैसी होगी जहाँ पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग की या जो प्लेटफॉर्म्स की आपको नीड होती है, जिन IDE को आप यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप फ्री रहेंगे। क्लियर? तो हैश इंक्लूड conio.h। थर्ड लाइन हमारी आ गई वॉइड, और एक पहला हमने फंक्शन लिख दिया हमारा मेन। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, जब हम अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ अपना प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। अगर हमारा इंडेंटेशन वीक है, प्रोग्राम फॉर्मेटिंग अगर वीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लॉजिक डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगी। तो यहाँ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने मेन सपोज हैश के ठीक नीचे हैश वॉइड बिगिन, और फिर थोड़ा सा अंदर आके अपन पूरे कोड को लिखेंगे या कंटिन्यू। ये लाइन मैंने थोड़ी सी मुझसे सीधी नहीं बनी है, पैनल है, हालांकि मैं स्केल ले सकता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर क्लोजिंग करूँ। मतलब हमारे प्रोग्राम की सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि एक अलाइनमेंट के साथ, एक सीक्वेंस के साथ सारे स्टेटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, और वो मेन के ब्लॉक से थोड़ा सा अंदर होंगे। थोड़ा सा अंदर होने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें प्रॉपर इंडेंटेशन का यूज़ करना है। क्लियर? अब हम लिखते हैं वन बाय वन सारी लाइंस को। सबसे पहला काम सी में जो जरूरी होता है दोस्तों, वो होता है मेमोरी अलोकेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहली स्टेप में हमने मेमोरी वेरिएबल्स के लिए प्लानिंग करी, और एक फंक्शन लिख दिया क्लियर स्क्रीन के लिए। ये क्लियर स्क्रीन की नीड टर्बो एनवायरनमेंट में ज़्यादा आती है, डॉस बेस्ड में। विंडोज़ में हर बार वो नया इंस्टेंस लोड करेगा,
वहाँ हमें चिंता नहीं रहेगी इस लाइन की। अब सबसे पहली जो स्टेटमेंट है जरूरी वो क्या है, पहला नंबर यूजर से लेना। हमने बात की ना, यहाँ देखो आप इनपुट में मैंने बताया था कि 2 वैल्यू लेने की हमको प्लानिंग करना है, तो हमने 2 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी रिजर्व करना रहेगी। हम 1 बाय 1 डेटा ले लें, यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर, फिर स्कैनएफ फंक्शन हमने यूज करा इनपुट के लिए, जिसमें फॉर्मेट आपको याद करो इंटीजर में भी हमने लिया था। तो ये पहली वैल्यू हमने रीड कर ली। दोस्तों अभी जब हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं, जितना इनपुट आपको लेना है अभी अलग अलग लाइन में आप लेने की आदत डालो। जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो फिर ये प्रिंटएफ वाली लाइन या इस टाइप की लाइन की नीड नहीं होगी, डायरेक्ट हम लोग इनपुट पे प्लानिंग करेंगे। पर अभी जब खुद से हम थोड़ा सा चलना सीख रहे हैं, जब तक ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लेके चलें। एक बार में एक इनपुट लेने की आदत डालें, एक साथ दोनों भी ले सकते हैं, वो तरीका ही मैं लिखूंगा कि एक साथ दोनों इनपुट कैसे ले सकते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंटएफ में स्पेस अभी से लिखने का ध्यान रखो, डबल कोट्स से डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ डबल कोट्स के अंदर %d है। ये लाइन आ जाएगी एंटर, सेकेंड नंबर। आप नोटिस करना एक के नीचे एक लिख रहा हूं मैं, ये आपका सभी का ध्यान होना चाहिए इस बात पे कि एक प्रॉपर इंडेंटेशन हमें एडॉप्ट करना है। 2 नंबर हमारे पास आ गए, इनपुट आ गया, इनपुट वाला काम फिनिश हो गया। जैसे इनपुट आ गया, अब अगली स्टेप क्या हो गई, A+ B असाइन टू सम में एडिशन का रिजल्ट असाइन हो गया। और जब रिजल्ट आ जाए तो फिर इस रिजल्ट को हमें शो करना है, डिस्प्ले करना है इसको, ये हमारा आउटपुट होगा। तो हम लोग ये मैसेज कर देंगे एडिशन इज %d, और एडिशन किस वेरिएबल में स्टोर है, सम में, जो यहाँ आके प्रिंट करेगा। और ये टर्बो में बहुत पॉपुलर है गेट ch। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो उसके इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है बस, और इंडेंटेशन का ध्यान रखने के बाद इस पूरे कोड को लिखना है। दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम हेलो वर्ल्ड। जिनकी ऐसी इच्छा हो कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो सर ने लिखा ही नहीं, तो दोस्तों सिर्फ एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं पूरे मेन के अंदर। आपकी इच्छा हो तो आप सीधे प्रिंटएफ और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग या उसोप कोडिंग, यस दिस कैन बी द सिंगल लाइन फॉर प्रिंटिंग। अगर आपको सिंपली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है, कुछ नेम डिस्प्ले करना है, तो दैट यू कैन यूज दिस 1 लाइन एट ए टाइम। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? अब ये पूरा प्रोग्राम, कई लोग होंगे जिनको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होगा, उनके लिए सब कुछ आसान है। कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका पहला मौका होगा प्रोग्रामिंग सीखने का, तो उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक एक लाइन जो मैं अब मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ, अभी सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि इसमें जहाँ मैंने कॉमा लगाया है, सेमीकोलन लगाया है, क्लियर, जहाँ मैंने डबल कोट शुरू करके ख़त्म किया है, आपने भी सब चीज़ें एज इट इज़ फॉलो की है नहीं की है। क्योंकि अभी जब तक हम परफेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे या परफेक्ट नहीं होंगे, तब तक इनमें से कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमारी आती हैं। कई बार सेमीकोलन छूट जाता है प्रोग्रामिंग में, क्लियर, कभी डबल कोट्स हम लोग शुरू कर देते हैं, एंड नहीं कर पाते हैं, कभी प्रिंटएफ और स्कैनएफ में F4 इसके बीच में स्पेस आ जाते, प्रिंट एफ,
तो स्पेस कभी नहीं आएगी, दिस इज सिंगल वर्ड, ये एक ही वर्ड है पूरा, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, प्रिंट एफ स्कैन एफ। क्लियर। जो कॉमन गलती है, कुछ कई बार ऐसा होता है यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा दिया जाता है, तो ये दोस्तों बचना है कि मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ फिनिश नहीं हो रहा है। क्लियर। इन टॉप 2 लाइन में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है अभी, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं याद से क्यों बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी शुरू करोगे तो फिर ये गलतियाँ होंगी, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं और गलतियों से हमें डरना भी नहीं है। हर व्यक्ति की, मैं 25 ईयर्स से प्रोग्रामिंग अलग अलग लेवल पे, बेसिक लैंग्वेज से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी तक मैंने डील किया, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों से जब पहली बार जब हम प्रोग्रामिंग में एंटर होते हैं या शुरू करते हैं तो कहाँ गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो अभी शुरुआत हमारी इसी बात को लेके होगी कि हम सिंटेक्स प्रॉपर लिखना शुरू कर दें। ये सिंटेक्स इस लैंग्वेज की ग्रामर है, जितने प्रॉपर हमारे सिंटेक्स होंगे उतने कॉन्फिडेंस से हम लोग कोड लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इसी सीक्वेंस को फॉलो करके पूरा, कि पहले इनपुट ले लिया हमने, तो ये हमारी जो पहले की 4 लाइन थी ये इनपुट वाली थी पूरी, ये 1 लाइन हमारी प्रोसेसिंग की हो गई, और ये जो लाइन थी दिस इज अवर आउटपुट। क्लियर। मतलब इनपुट हमने लिया, तो ये इनपुट मैंने थोड़ा सा एलोबरेट करके अलग अलग लिख दिया है बस। क्लियर। किसी की इच्छा होगी कि एक साथ अगर रीड राइट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, स्कैनएप में दोनों %d हम लोग डबल कोट्स के अंदर लगा देते हैं एक ही बार में, और कॉमा सेपरेट करके हम लोग %a कॉमा %b दोनों वैल्यू को एक साथ रीड कर सकते हैं। पर ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कब डेवलप होगी, जब हम हर इनपुट को अभी सेपरेटली लेने की आदत डालें। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ अब मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ कि किस लाइन का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है। थोड़ा सा क्लीन कर लें हम लोग, जिससे कि हम दूसरे कॉन्सेप्ट को भी अब डिस्कस करेंगे तो कवर कर पाएँ। प्रोग्राम यही लिखा है, सब कुछ बातें यही करना है। सबसे पहली जो लाइन को देखो आप, फर्स्ट 2 लाइन्स, इसके साथ में लगा हुआ है हैश। दोस्तों सी और C++ के सारे प्रोग्राम में ये मिलेगा आपको। तो जब सारे प्रोग्राम में मिलेगा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हैश जहां भी लगा है इसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। पर्टिकुलर हैश कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है, जितनों स्टेटमेंट के आगे हैश लगा है, अभी तो 2 हैं, हो सकता और भी हो प्रोग्राम में, हैश वाले सारे स्टेटमेंट को मानते हैं प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मतलब जब ये प्रोग्राम पूरा कंपाइलर के पास जाएगा, तो C या C++ कंपाइलर के पास प्रोग्राम जाने से पहले हैश वाले सारे स्टेटमेंट 100% एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो क्या क्या काम करते हैं, तो अभी इन्होंने काम किया है कि 2 फाइल यहाँ पे लिखी stdio.h और conio.h। इन 2 हेडर फाइल को आपको दिख रहा होगा .h इंडिकेट कर रहा है, .h इंडिकेट करता है कि दीज आर द हेडर फाइल्स। ये प्रोग्राम के हेड पे, टॉप पे अभी, इसलिए इनको हमने मान लिया कि दीज आर द हेडर फाइल्स। पर हेडर फाइल्स क्यों जरूरी है, तो दीज फाइल कंटेन्स द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेडर फाइल्स के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, जो फंक्शन हम लोग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, इन फंक्शंस का डिक्लेरेशन, इनका इंट्रोडक्शन मिलता है हमेशा हेडर फाइल में। यहाँ पर दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, लोग गलतियाँ करते हैं, लोग बोलते हैं इसमें फंक्शन डिफाइंड है, इन हेडर फाइल में प्रिंटफ स्कैनफ लिखे हुए हैं, इसमें डेफिनेशन नहीं है दोस्तों, इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन है मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय, कि फंक्शन करते क्या है। क्लियर। क्योंकि stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, stdio.h का मतलब समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड
इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो stdio मतलब क्या हो गया, सी लैंग्वेज में अगर मुझे स्टैंडर्ड वे में इनपुट और आउटपुट मेंटेन करना है तो फिर इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन अगर मेरे प्रोग्राम में कहीं लिखे हुए हैं तो फिर आपको stdio.h इंक्लूड करना कंपलसरी है। क्लियर। तो stdio.h में कौन कौन का डिक्लेरेशन है, तो इसमें हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ, ये दो फंक्शन या दो में से कोई एक फंक्शन भी अगर मेरे प्रोग्राम में सिंपल में हेलो वर्ल्ड ही लिखता अभी बिना इनपुट के प्रोग्राम बनाता तो भी मुझे stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। कारण है कि इन दो फंक्शन का इंट्रोडक्शन, इनका परिचय कहाँ पे अवेलेबल है, इस stdio.h में। दुनिया की सारी हेडर फाइल्स में फंक्शन के डिक्लेरेशन होते हैं दोस्तों, ये सब हम खोल के पढ़ भी सकते हैं। आप stdio.h को खोलो, पढ़ लो आप जाके अंदर कि फंक्शंस का डिक्लेरेशन क्या है। आप conio.h का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल मतलब ये जो CLR SCR है, क्लियर, हमारे प्रोग्राम में जो CLR SCR लिखा है हम लोगों ने और जो गेट ch लिखा हुआ है, कंसोल मतलब समझते हो आप कीबोर्ड मॉनिटर की रिलेशनशिप। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर। तो कंसोल की रिलेशनशिप को अगर समझेंगे अपन, मुझे मॉनिटर क्लियर करना है, पहले मुझे बेसिक कीबोर्ड से कोई इनपुट लेना है ताकि हम हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ, रोक पाएँ। तो ये दो फंक्शन हमने लिया हुआ है, एक क्लियर स्क्रीन और एक गेट ch। इन दोनों में से किसी फंक्शन को अगर आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है तो फिर आपको conio.h को इंक्लूड करना जरूरी है। तो conio का फुल फॉर्म क्लियर है दोस्तों, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और हेडर फाइल से मतलब क्लियर हो गया, इन ऑल इट इंक्लूड्स द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द फंक्शन। सी ने क्या किया हुआ है, सी पूरी लैंग्वेज होती है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, पूरी लैंग्वेज। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको मेन के साथ लगा हुआ है, CLR SCR, गेट ch, प्रिंटफ स्कैनफ, ये जो सिंपल ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये सब फंक्शन है। और पूरी सी लैंग्वेज को आप मान सकते हो, सी मतलब कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब लैंग्वेज में सब कुछ आपको किस रूप में मिलेगा, फंक्शन के रूप में। क्लियर। ये सी का बड़ा स्ट्रांग पार्ट है, कुछ भी एक भी लाइब्रेरी अगर आपको सी की मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन के रूप में बनी हुई है, इतना स्ट्रांग डेफिनेशन है। पर ख़ास बात क्या है, सी ने सब कुछ बनाया, C++ से बनाई लाइब्रेरी और इसको कंपाइल कर दिया और कंपाइल करके डिस्ट्रीब्यूट करा। मतलब अभी अगर आप इसकी लाइब्रेरी फाइल को देखना चाहोगे तो हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइब्रेरी फाइल कंपाइल्ड है। अब याद करो, मैंने लिंकर वाला लेक्चर लिया था कि जैसे ही कंपाइलर अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा तो आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मिलेगा मशीन लैंग्वेज में, तब लिंकर उस लाइब्रेरी फाइल को अटैच करेगा। वो लाइब्रेरी फाइल में प्रिंटफ स्कैनफ CLR SCR इन फंक्शन के की डेफिनेशन है। एक्चुअल प्रिंटफ कैसे प्रिंट करता है ये हेडर फाइल में नहीं है। हेडर फाइल में उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि वो कौन से पैरामीटर इनपुट लेगा और प्रोसेसिंग के बाद वो क्या रिटर्न करेगा। क्लियर। ये सब बातें हम लोग जब यूज़र डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे दोस्तों तब भी इस बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो अभी हम सभी को क्लियर होना जरूरी है कि हेडर फाइल में फंक्शन के सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होते हैं। सारे फंक्शंस की डेफिनेशन आपको कहाँ पर मिलती है, लाइब्रेरी फाइल में, लिब नाम की डायरेक्टरी में। तो आपने जहाँ इंस्टॉल किया होगा अपना C++ नहीं किया होगा तो इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट लेक्चर इंस्टॉलेशन का हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इंस्टॉलेशन के लेक्चर के बाद हम लोग प्रॉपर आपको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन को लेके ओसोप कोडिंग पर आपको पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें C और C++ जिस भी हमारे साथी को VS कोड में अगर कोडिंग करना है तो VS कोड के साथ में कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। आपको कोड ब्लॉक के साथ जाना है, डेव C++ के साथ जाना है, क्लियर, बेसिक टर्बो के साथ अगर आगे बढ़ना है तो सारे प्लेटफॉर्म के साथ में कॉन्फ़िगर करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, सारी प्रोसेस हमारे मल्टीपल वीडियोस के फॉर्म में
अवेलेबल होगी, जिसकी लिंक भी हम लोग इस लेक्चर के साथ में शेयर कर देंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल सेशन अलग से कंडक्ट करूँगा। तो पहली बार में मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव बात करूँगा, कहीं नीड नहीं होगी कि आपको मुझे अलग से प्रैक्टिकल कराना पड़ेंगे। फिर भी हम लोग प्रैक्टिकल के सेशन अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लियर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, हम ये बोलते हैं कि डुअल लेवल पर चेक हो जाए। जब टीचिंग चल रही, जब भी डिटेल्ड बात करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल करते समय तो सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हम चाहते हैं वैसा एक्सपेरिमेंट होगा, वैसा फिर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हेडर फाइल का रोल समझ में आ गया। और ये हैश के साथ क्यों लिखी है? बिकॉज दीज आर द प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले हैश वाले सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। मैं आगे जाके हैश पे एक अलग से लेक्चर लूँगा, जिसमें हम कंडीशनली कंपाइल भी कर सकते हैं, हैश इफ, हैश एल्स, हैश डिफाइन। तो मैंने कांस्टेंट के साथ बताया था आपको, हमारे एक कांस्टेंट वेरिएबल वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस बारे में बात की है, क्लियर। तो हैश इंक्लूड के अलावा हैश डिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स, हैश इफ डेफ, इफ डिफाइंड, इफ नॉट डिफाइंड, ऐसी पूरी सीरीज है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है। उन सबको हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, सो दैट आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहे कि हम लोग चाहें तो कंपाइल टाइम पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी फाइल के किस पोर्शन को हमें कंपाइल करना है, किस पोर्शन को हमें रोकना है, क्लियर। यहाँ तक हम लोग C++ में कर सकते हैं, जो कि आपको डे 1 में क्लियर होना जरूरी है, क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा भी पॉपुलर हेडर फाइल्स है हमारे पास, जैसे सारे मैथमेटिकल फंक्शन के लिए math.h। अरे मुझे x⁻y कैलकुलेट करना है, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो नॉर्मल अगर स्क्वायर रूट निकालना है, क्लियर, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर मुझे परफॉर्म करना है तो C++ ने लाइब्रेरी बना के दे दी पूरी आपको। अगर आप लॉजिक लगा के जो कैलकुलेशन करोगे, डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर लोगे तो आपको सीधे कैलकुलेशन का पावर मिल जाएगा। वो पूरी लाइब्रेरी हम लोग कहाँ देखते हैं? math.h में, वहाँ उनका सबका डिक्लेरेशन मिल जाएगा। आगे हम लोग string.h देखेंगे। स्ट्रिंग रिलेटेड सारे फंक्शन आपको string.h के अंदर मिलेंगे, क्लियर। और वो सारे फंक्शन हम खुद से बनाएंगे पूरी लाइब्रेरी को, क्लियर। अगर मुझे डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट करना हो C++ में, तो उसके लिए भी अलग अलग C लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर फाइल होगी, alloc.h या फिर stdlib.h। तो दोस्तों ये हेडर फाइल का रोल है। ऐसी और हेडर फाइल्स हैं। अभी चूंकि हमारी शुरुआत है तो मैं बहुत ज़्यादा अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं। इतना क्लैरिटी आपको होना जरूरी है कि हेडर फाइल्स में फंक्शंस के डिक्लेरेशन होते हैं। सी ने अपने पर्पस के हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है सारे आईओ फंक्शन, स्टैंडर्ड आईओ फंक्शन stdio में, कंसोल बेस्ड सारे फंक्शन कंसोल आईओ में, सारे मैथमेटिकल फंक्शन math.h में, सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन string.h में, और डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन हमारे alloc.h में या stdlib.h में। और भी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, कैरेक्टर्स पे काम करना है, दूसरे कन्वर्जन्स पे, दूसरी एपीआई जैसे C++ में जाएंगे हम तो CPP के लिए हमको iostream.h मिल जाएगी, तो हम लोग C++ की क्लास लाइब्रेरीज को यूज़ कर पाएंगे, क्लियर है दोस्तों। तो ये इन टॉप 2 लाइंस का रोल है। हमारे प्रोग्राम में अगर printf scanf है तो stdio जरूरी है। हमारे प्रोग्राम में CLR SCR और getch अगर हैं तो फिर हमारे लिए conio.h जरूरी है। बाकी हेडर फाइल अभी हमने इंक्लूड क्यों नहीं करी दोस्तों? क्योंकि इनसे रिलेटेड फंक्शन को अभी हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करा है। अगर यही बोला जाता कि मुझे a⁻b निकालना है तो मैं कैलकुलेट कर सकता था यहाँ पर कि k असाइंस POW a,b। अगर मुझे पावर फंक्शन अगर कॉल करना होता तो फिर इसके लिए मुझे math.h की नीड होती है अभी। तो जो फंक्शन में यूज़ करूँगा उससे रिलेटेड एपीआई को, उसके रिलेटेड हेडर फाइल को ही मुझे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो मुझे विश्वास है दोस्तों फर्स्ट 2 लाइन इन डेप्थ आपको क्लियर हो गई होगी।
क्लियर। डॉट एच के अलावा हम अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं, डॉट सी, डॉट CPP, क्लियर। उन्हें भी हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे तो फ्यूचर में खुद की लाइब्रेरी बना लेंगे और खुद के लाइब्रेरी फंक्शंस को भी हमारे किसी प्रोग्राम में या हमारे किसी सीरीज में हम उसको रेगुलर इंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड फाइल के अलावा हम लोग खुद की लाइब्रेरी भी बना पाएंगे और उन लाइब्रेरी को भी अपने किसी भी प्रोग्राम में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर होगा कि प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट का क्या रोल है, कैसे काम करते हैं, हेडर फाइल्स की क्या भूमिका होगी और लाइब्रेरी फाइल का क्या रोल है। किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए उसकी लाइब्रेरी फाइल लिंकर को लिंक करना जरूरी होती है। तो कंपाइल करना इनफ नहीं है, ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी लिंकर, जो कि रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को लिंक करेगा, तब जाके लोडर पूरे प्रोग्राम को लोड करेगा। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप रिकॉल करिए मेरे उस लेक्चर को जिसमें मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की पूरी सीक्वेंस दी आपको, क्लियर। तो दोस्तों फर्स्ट 2 लाइन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि सी और C++ का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन पहला एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन होता है सी का भी और C++ का भी, क्लियर। मतलब मेन जहां भी होगा, अभी तो चूंकि मेन पहली लाइन पे ही है, सपोज हेडर फाइल के बाद में, हो सकता है मेरे को दूसरा फंक्शन पहले आ जाए उसके बाद मेन आ जाए। मेन जहां भी होगा वो पहला एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन होगा, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, पॉइंट क्लियर है आपको। तो मेन हमारा सबसे पहला एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन है। इसके आगे मैंने लिखा हुआ वॉइड। वॉइड बताता है कि ये इसका रिटर्न टाइप मेन फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एक्चुअल में सी और C++ कंपाइलर में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस अगर प्योर सी कंपाइलर आपके पास होगा तो आपको दिखेगा कि वहां पर सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड। और C++ के सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न करते हैं इंट। तो आपने देखा भी होगा जब हम VS कोड में जाते हैं या कहीं ऑनलाइन कंपाइलर पे जा रहे हैं तो इंट मेन करके हम पूरी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। तो जिनकी इच्छा हो इंट मेन भी लिख सकते हैं। वो जो लोग यहाँ पर इंट मेन लिख के प्रोग्राम बनाएंगे वो बताएंगे कि यहाँ पर मेन फंक्शन कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फिर इस प्रोग्राम के आखिरी स्टेटमेंट में आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, यहाँ पे रिटर्न 1, रिटर्न 0, रिटर्न 101, यू कैन रिटर्न एनी इंटीजर। तो ये पैटर्न आपको दिख सकता है, कब दिखता है, पर्टिकुलर C++ के कंपाइलर के साथ। CPP का मेन, CPP के सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब अगर इसके आगे कोई नी भी लिखेंगे ना हम C++ में तो भी उसका मीनिंग इंट में नहीं होगा। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए डिफॉल्ट से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग लिखने की आदत डालना शुरू कर देते हैं, क्लियर। अभी चूंकि अगर आप C लैंग्वेज का कोड लिख रहे हो या बहुत पुरानी कोई C की बुक अगर उठा के देखोगे आप तो वहाँ पर मेन ही लिखा मिलेगा, ना तो वॉइड मेन ना इंट मेन। क्योंकि प्योर C कंपाइलर में उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। वॉइड मतलब नथिंग, इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। चूंकि यहाँ पर वॉइड है इसलिए यहाँ पर नीचे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं इंट मेन लिख दूंगा तो यहाँ लिख दूंगा रिटर्न 0, रिटर्न 1, क्लियर। तो ये अब रूटीन प्रैक्टिस की बात रहेगी तो बहुत ज़्यादा आपको लोड लेने वाला मतलब पॉइंट नहीं है। हाँ, समझना जरूरी है कि C के सारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड बाय डिफॉल्ट। और C++ के सारे फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली मेन, क्लियर, सारे फंक्शन, चाहे आप किसी भी नाम का फंक्शन नया बनाओगे वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्लियर। अभी चूंकि हम प्रोग्रामिंग CPP कंपाइलर में कर रहे हैं, मैं टर्बो भी अगर यूज़ करूँगा तो C++ क्या करूँगा। VS कोड के साथ भी हम जो MinW जो GCC कंपाइलर अटैच कर रहे हैं या जो भी प्लेटफॉर्म GCC को यूज़ कर रहे हैं वहाँ भी मजबूरी कि वो C++ का कंपाइलर है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंट मेन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करेगा। क्लियर? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपके नॉलेज में होना चाहिए, ताकि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करें तो 100% क्लैरिटी के साथ करें। कोई पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए मिसिंग हो, जिसको लेके हमारे मन में कोई डाउट हो। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों कि वॉइड मेन मैंने क्यों लिखा है। क्लियर? अगर इंट मेन जो लोग लिखेंगे वो इतना सा चेंज कर देंगे वॉइड की जगह पे इंट, और आखिरी स्टेटमेंट इस क्लोजिंग के पहले मतलब गेट सी एच के बाद रिटर्न 1, रिटर्न 0, रिटर्न 100, जो इच्छा हो रिटर्न कर दो, क्योंकि वो अभी हमारे किसी पर्पस की वैल्यू नहीं है। जिसने मेन कॉल किया है वहाँ जाके वैल्यू रिटर्न होगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? मीनिंग क्लियर है आपको पूरा? तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। हम चाहते तो इस प्रोग्राम को ऐसे भी लिख सकते थे दोस्तों, वॉइड मेन बिगिन, फिर ये सारे स्टेटमेंट में एक ही लाइन में ख़त्म कर देता और पूरा प्रोग्राम मेरा ऐसे ही चले जाता पूरा। ये मैंने जो नीचे आके स्टेटमेंट सारे लिखे ना, इसके बजाय मैं एक के बाद एक लिखते जाता सेमीकोलन के साथ में। ये भी पॉसिबल है। सी इज़ ए फ्री फॉर्म लैंग्वेज। फ्री फॉर्म लैंग्वेज मतलब इट इज़ फ्री फ्रॉम फॉर्मेटिंग। देर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट डिफाइंड फॉर राइटिंग एनी सी एंड C++ प्रोग्राम। क्लियर? मतलब कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप इसी तरीके से लिखोगे तो ही उसको कंपाइलर स्कैन करेगा। क्लियर? या कंपाइलर उसको चेक करेगा, एरर्स फाइंड आउट करेगा। किसी भी तरीके से मैंने अगर ऐसा भी प्रोग्राम पूरा लिख दिया है, वन लाइनर कोड, तो भी अगर वो सिंटेक्स वाइज ओके, सारे स्टेटमेंट प्रॉपर हैं, तो प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल होगा, प्रॉपरली रन होगा। क्लियर? पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपाइलर तो कैसा भी लिखा हो पढ़ लेगा। ये जो पैटर्न हम लोग क्यों बनाते हैं, क्यों इंडेंटेशन करने की बात हमने करी थी, ताकि अपना प्रोग्राम हम खुद भी भविष्य में समझ पाएँ। या फिर हमारा प्रोग्राम, मान लिया आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया, कंपनी का कोड लिखा, आप जब क्विट करोगे जॉब तो सेकंड थर्ड पर्सन जब आपके कोड को देखेगा, अगर वो किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो फिर नए व्यक्ति के लिए भी उस कोड को समझना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो इंडेंटेशन जो होता है दोस्तों, ये आपके हमारे लिए, हमारी समझ के लिए ये। क्लियर? तो ये मेन हमारा हो गया। फिर ये होता है मेन का बिगिन और मेन का एंड। यहाँ पर दोस्तों देखो, ये इसकी बिगिन बाउंड्री है, मतलब यहाँ से मेन प्रोग्राम हमारा, इसकी बाउंड्री स्टार्ट हुआ है, और यहाँ मेन क्लोज हो गया। मतलब इस बाउंड्री के अंदर जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सब मेन फंक्शन का हिस्सा है, मेन फंक्शन का पार्ट है। क्लियर? इसके बाहर फिर जो भी होगा वो अदर फंक्शन, अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो ये मेन की बाउंड्री है, ये करली ब्रैकेट ओपन है, ये करली क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो जितने ओपनिंग ब्रैकेट होंगे उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट भी होंगे, मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लियर? अब मेन के बाद मैंने सेमीकोलन भी क्यों नहीं लगाया? सेमीकोलन आपको हर स्टेटमेंट के बाद दिख रहा होगा यहाँ पर। क्लियर? ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। सी और C++ के सारे स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगे। ये सेपरेटर है, दो स्टेटमेंट को C++ के और C के सेपरेट करेगा, सो दैट कंपाइलर उनको दो अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में समझ पाए। क्लियर? तो यहाँ कभी गलती से भी सेमीकोलन नहीं लगाना है। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्योंकि शुरुआत जब करते हैं प्रोग्रामिंग की हम, तो सेमीकोलन हमारे माइंड में सेट हो जाता है बिल्कुल, फिर हम सोचते हैं सभी जगह लगाना होगा इसको। क्लियर? तो हेश के बाद के भी दोनों स्टेटमेंट में नहीं था, ये मेन में भी नहीं था। क्लियर? अब दोस्तों ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, इंट ए बी और सम, ए बी और सम से मतलब क्या हो गया दोस्तों? याद करो, इस लाइन का मीनिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि जब हम, जैसे हम ये लाइन लिखते हैं, तुरंत इसके लिए मेमोरी एरिया रिजर्व हो जाता है। ए बी और सम, टर्बो C++ में 2-2 बाइट की मेमोरी अलोकेट होगी,
विंडो बेस में ये 4 बाइट की मेमोरी होगी। तो जैसे ये लाइन आएगी 2-2 बाइट के 3 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी क्रिएट होगी। ये मैंने डमी एड्रेसेस लिखे हैं दोस्तों। C++ की एड्रेसिंग होती है 0 से 65,535। इसके बीच का कोई भी नंबर C++ मतलब टर्बो C एंड C++ क्या करता है यहाँ पर, इसको एड्रेस के रूप में यूज करेगा। तो एड्रेस जब भी डिफाइन होंगे तो अनसाइंड इंटीजर के फॉर्म में होंगे, परसेंटेज यू के फॉर्म में। और ये जो परसेंटेज, ये जो इंट लिखा है, यहाँ हमने परसेंटेज डी यूज करा सब जगह पे। ये बताता है कि ये साइन इंटीजर है, मतलब जिन वैल्यू को आप ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड से ले रहे हो वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन इनके जो एड्रेस होंगे ये कभी भी दोस्तों निगेटिव नहीं होंगे। निगेटिव नहीं होंगे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप में से जितने भी लोग इस समय मुझे वॉच कर रहे होंगे, इस वीडियो में मेरे देख रहे होंगे, जो भी आपने नोटिस किया होगा कि किसी का भी मकान नंबर माइनस में है क्या। अरे सपोज मेरे घर का एड्रेस आया -214 जवाहर मार्ग, क्लियर, -255 महात्मा गांधी मार्ग MG रोड। ऐसा हुआ क्या, कभी सुना क्या आपने? क्योंकि दुनिया में किसी का भी मकान नंबर चूंकि माइनस में नहीं होता है। तो कंप्यूटर में भी दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलता है अपने को, किसी वेरिएबल का एड्रेस कभी निगेटिव नहीं होगा। वो निगेटिव नहीं होगा तो C++ के एड्रेसेस को हम लोग कैसे डील करेंगे, उसको हम लोग डील करेंगे अनसाइंड इंटीजर से। और अनसाइंड इंटीजर की रेंज होगी दिस इज फ्रॉम 0 to 65,535। ये जो मैंने डमी एड्रेस लिखा है ये सिर्फ अपने समझने के लिए लिखा है। आप जब किसी एड्रेस को प्रिंट करोगे मशीन पर अपनी, तो डॉस बेस्ड में आपको ये एड्रेस मिल सकता है 0 से 65,535 के बीच की कोई भी वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखेगी, और दैट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, समझ में आ रही बात आपको? ये पॉइंट मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्या कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा पूरा, क्लियर। और ये सब जगह पे कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। कोई वैल्यू हो सकती होगी उस रेंज की, जो रेंज हमने 2 बाइट की पढ़ी थी ना, -32768 से +32767 में 10 का जो भी कॉम्बिनेशन सेट होगा वो उसको कन्वर्ट करके डेसिमल में स्टोर करके रख लेगा। इन्हीं वैल्यू को हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। जैसे ही हमारे वेरिएबल्स के लिए मेमोरी अलॉकेट होती है, और याद करो दोस्तों मैंने एक बात और इम्पॉर्टेंट बोली थी, जैसी लाइन आती है ये रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये लाइन जो है बेसिकली इट इज अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, यहां पर क्या है, ये रिक्वेस्ट टू OS। और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर किसको इंस्ट्रक्ट करता है, रैम को, कि इनके लिए 2-2 बाइट के 3 वेरिएबल अलॉकेट कर दो। क्लियर, अब ये फंक्शन OS का था, याद करो आप, मेमोरी मैनेजमेंट। क्लियर, अब जैसे हमने ये मेमोरी की रिक्वेस्ट करी 2-2 बाइट की मेमोरी एरिया क्रिएट हो गया। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्लियर स्क्रीन। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सी लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन फिनिश होना जरूरी है। ये सी लैंग्वेज का रूल है। हम अपनी जर्नी शुरू करें पहले दिन से क्लियरिटी होना चाहिए कि सारे वेरिएबल सी में क्लियर कब डिक्लेयर होना जरूरी है, किसी भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आने से पहले। क्लियर, C++ में फायदा है कि हम लोग डायनामिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर पाएंगे। तो जब CPP आएगी ना दोस्तों, तो हम लोग ये जो सम वाली लाइन है C++ में जिनको लिखना होगा वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सम को ऊपर डिक्लेयर करना फिर जरूरी नहीं होगा। हम लोग जहां पर यूज करेंगे उसके जस्ट पहले इसको डिक्लेयर कर देंगे। ये चेंज मिलेगा आपको आगे जाके C++ में, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। बट बिफोर यूज, क्लियर, बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल
वी नीड टू डिक्लेयर इट फर्स्ट। क्लियर? तो यहाँ पर सम को फिर उस केस में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सी में नियम है कि सारे डिक्लेरेशंस को आपको पहले फिनिश करना जरूरी है। क्लियर? अब जैसे CLR SCR आया तो क्या हुआ, CLR SCR ने आके क्या कर दिया, जो भी हमारी आउटपुट विंडो थी ये, इस आउटपुट विंडो पे अगर कुछ कंटेंट अगर पहले से प्रिंटेड है, टाइप्ड है, क्लियर, अगर कुछ यहाँ होगा पहले से तो ये उसको पूरा क्लियर कर देगा CLR SCR। तो क्लियर स्क्रीन क्या करता है, क्लियर कर देगा और फर्स्ट रो कॉलम पे ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर आपको दिख जाएगा। क्लियर? पहली रो पहले कॉलम पे, मतलब आपके सामने आउटपुट विंडो जो होगी आपकी, वहाँ पर ये ब्लिंक करता हुआ दिखेगा आपको। क्लियर? अब जैसे CLR SCR एग्जीक्यूट हुआ, अब आपका प्रिंटफ फंक्शन आ गया। प्रिंटफ ने क्या रोल प्ले किया, जो भी डबल कोट्स में मैंने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, ये लाइन आपके यहाँ आके प्रिंट हो जाएगी, एंटर फर्स्ट नंबर। अब एंटर फर्स्ट नंबर लिखने के जस्ट बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये दोस्तों न्यू लाइन कैरेक्टर है। न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब ये बैकस्लैश n को देखना, फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश, इसकी गलतियां बहुत होती है शुरुआत में। आप अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे तो यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा साथ में वो नेम, यहाँ न्यू लाइन ऐसा n/n दिख जाएगा आपको, तो समझ में आना चाहिए तुरंत आपको देख के कि मुझसे शायद बैक स्लैश के बजाय फॉरवर्ड स्लैश लग गया है। क्लियर? तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, और इसको टेक्निकली अगर बोले अपन तो इसको बोलते हैं दोस्तों लाइन फीड कैरेक्टर। लाइन फीड कैरेक्टर से मतलब क्या हो गया, जहां भी न्यू लाइन आएगा उसके बाद एक ब्लैंक लाइन ये फीड कर देगा, इंसर्ट कर देगा वहां पर। तो इसके तुरंत बाद एक ब्लैंक लाइन आपको लास्ट तक इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट हो जाएगी तो नेचुरली कंट्रोल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। क्लियर? तो न्यू लाइन बोलने का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी बैकस्लैश n आ रहा है वहाँ से लास्ट तक, एंड ऑफ द लाइन तक, आखिरी जो कॉलम की वैल्यू है वहाँ तक वो एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देगा। क्लियर? एक लाइन फीड हो गई और कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लाइन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। क्लियर? तो जो वैल्यू आप कीबोर्ड से दोगे, हमने सपोज वैल्यू दी 40 और एंटर, तो ये 40 एंटर किससे आया, ये आया हमारा स्कैनएफ के थ्रू। स्कैनएफ से मतलब क्या हो गया, ये इससे हम लोग पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ ए, ये बात मैं कर चुका हूँ इंटीजर वाले लेक्चर में, और %d उसका फॉर्मेट है क्योंकि टाइप इंटीजर है। अभी अगर मैं फ्लोट वैल्यू लेके एडिशन का प्रोग्राम बनाता कि मेरा डेटा रियल भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट या डबल ले लेते। जब फ्लोट डबल लेते तो यहाँ %f आ जाता है इनपुट में, फॉर्मेट स्ट्रिंग में, %lf आ जाता अगर डबल वैल्यू होती तो ये फॉर्मेट हमारा हमेशा चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों शुरुआत की प्रोग्रामिंग में भी यही ध्यान रखना है हमको कि मेरा डेटा टाइप कौन सा है, किस तरह का मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेटर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो अभी जब हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट होगी तो ये छोटी छोटी बातों से हमको अपनी जो इमारत को खड़ी करना है। क्लियर? तो दोस्तों %d का रोल समझ में आ गया आपको कि %d मीन्स व्हाट, कि इसका चूंकि टाइप इंटीजर है तो स्कैनएफ फंक्शन के साथ एक नियम है कि ये बिना फॉर्मेटिंग के डेटा को रीड नहीं करेगा। तो ये इंटीजर हो गया, चूंकि ए का टाइप इंटीजर है तो %d लगा दिया। और एड्रेस ऑफ ए क्या बता रहा है कि ये जो 40 देने के बाद आपने जब एंटर प्रेस किया है तो इस 40 को ए के एड्रेस पर जाके स्टोर करो। क्लियर? ए के एड्रेस पे स्टोर करो, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ ए। तो ये डेटा, ये जो 1270 गार्बेज रखा हुआ था, ये हट के यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, अब 40। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से 40 वैल्यू एंटर करी, तुरंत
इस लोकेशन पर जो मेमोरी उसके साथ मैप्ड है, जो ए की लोकेशन है, वहाँ पर डेटा 40 स्टोर हो गया। क्लियर। सेम हमने फॉलो करा एंटर सेकेंड नंबर, तो वो मैसेज आ गया एंटर सेकेंड नंबर स्क्रीन पे। फिर न्यू लाइन ने लाइन फीड कर दी, ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर दी यहाँ पर, और कर्सर कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे, जहाँ हमने सेकेंड स्कैनएफ के थ्रू क्या एंटर किया, 20। जैसे सेकेंड स्कैनएफ आएगा, फिर वही टाइप है, चूंकि बी का टाइप भी इंटीजर है तो %d। क्लियर। और एड्रेस ऑफ बी, तो जो 20 वैल्यू मैंने एंटर की है, ये बी से जो गार्बेज रखा हुआ था ये हटा देगा, और 20 का जो 10 का मेमोरी कॉम्बिनेशन है वो इसको मैप कर लेगा वैल्यू को। तो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है ये थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं आप। बहुत सिंपल शुरुआत है, हमने ए की वैल्यू ली। क्लियर। ए की वैल्यू लेना मतलब क्या हुआ कि ये ए की मेमोरी में जाके डेटा स्टोर किया, बी की वैल्यू ली, बी की मेमोरी में डेटा स्टोर कर दिया। अब आया ए प्लस बी असाइन टू सम, तो याद करो अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर की खासियत क्या, सिंपली प्लस अप्लाई करा, ए और बी की वैल्यू को उसने ऐड किया, 40 + 20, तो जो 60 रिजल्ट आया है वो सम में जाके स्टोर हो गया। जब आप प्रोग्राम से वैल्यू देने जाते हो तो M% लगता है, और जब प्रोसेसर खुद रखेगा कहीं पे डेटा, वो डायरेक्ट रख देगा सम की लोकेशन पे। तो यहाँ M% सम लिखना पड़ा क्या मुझे कहीं भी, यहाँ M% सम की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रोसेसर खुद जब अरिथमेटिक करेगा तो वो सीधे उसकी लोकेशन पे जाके डेटा रख देगा। क्लियर। क्योंकि ये पूरा काम तो प्रोसेसर लेवल पे हो रहा है। और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं ए प्लस बी असाइन टू सम। तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड में, असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में 100% एक वेरिएबल का होना जरूरी है। अगर यहाँ दोस्तों गलती से भी कांस्टेंट आ गया तो फिर वो एल वैल्यू की एरर आएगी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। क्लियर। तो ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में 100% किसी वेरिएबल का होना जरूरी है। क्लियर। समझ में आ रही है दोस्तों। और असाइनमेंट का मतलब भी क्लियर हो गया आपको। असाइनमेंट का रोल समझ में आ रहा है क्या है। एक बार अगर मैं इक्वल ऑपरेटर का यूज करता हूं तो एक बार इक्वल मतलब असाइनमेंट, और 2 बार जब मैं इक्वल यूज करूंगा तो वो इक्वल कहलाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे इसको। क्लियर। तो यहाँ मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग पढ़ेंगे भी कैसे इसको, ए प्लस बी असाइन टू सम। क्लियर। ए प्लस बी असाइन टू सम मतलब ये सम के अंदर वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा 60। क्लियर। 60 ऐसे स्टोर हुआ, नेक्स्ट लाइन आ गई प्रिंटएफ। तो प्रिंटएफ क्या कर देगा, इस पूरे डबल कोट्स के मैसेज को ये प्रिंट करेगा मॉनिटर पे, और सम की वैल्यू को इसने उठाकर कहाँ रख दी, ये वैल्यू उठ के आ जाएगी इस %d की जगह पे। तो ये प्रिंट होगा आउटपुट कैसा हमारे पास, एडिशन इज, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 60। तो एक प्रॉपर यूजर इंटरेक्शन होगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर एडिशन किया और उसने एडिशन शो कर दिया कि एडिशन इज 60। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों। सिंटेक्स ध्यान रखना है, गलती शुरू में होती है, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट आएगा, वेरिएबल कॉमा लगने के बाद डिफाइन होगा। क्लियर। इसी लाइन को मैं और प्रोफेशनली भी लिख सकता था, और प्रॉपर तरीके से आप चाहो तो इसी लाइन को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे इसको, प्रिंटएफ। तो दोस्तों इसी लाइन को जो मैंने अभी लिखा है एडिशन इज 60, इसको आप चाहते तो और क्लियर लिख सकते थे, यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग ये वाली प्रैक्टिस भी डेवलप करें। हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d, और कॉमा के बाद आप लिख देते ए कॉमा बी कॉमा सम।
ये उसका रिप्लेसमेंट है, आपकी इच्छा हो तो ये वाली लाइन चेंज करके आप लिख देना। तो इससे आपका आउटपुट क्या आएगा, आपको पढ़ने में आएगा एडिशन ऑफ 40 एंड 20 इज 60। तो हम लोग मल्टीपल टाइम्स जितनी बार परसेंटेज डी लगाएंगे उसी ऑर्डर में ये उसकी वैल्यू मैप करेगा। फर्स्ट परसेंटेज डी में कॉमा के बाद ए है तो ए की वैल्यू आएगी, सेकंड परसेंटेज डी में बी की वैल्यू आएगी, थर्ड परसेंटेज डी में सम की वैल्यू आएगी। तो ये भी तरीका हम लोग समझ सकते हैं, दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो इसके साथ काम करने में। क्लियर है दोस्तों। प्रिंटफ के बाद गेट सी एच क्या कर रहा है, इसको सिर्फ इसलिए लगाया अभी हमने यहाँ पर, अगर ये लाइन नहीं होगी इनपुट लाइन, ये बेसिकली एक कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है। कैरेक्टर इनपुट फंक्शन यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये कैरेक्टर को मॉनिटर पे प्रिंट नहीं करता है, और जब भी हम चाहते हैं कि ये कर्सर, ये हम अपना आउटपुट जैसे ही आप 20 एंटर करोगे, अगर ये गेट सी एच नहीं होगा तो ये लाइन आपको शो नहीं होगी और ये कर्सर आपके बैकग्राउंड में डिस्प्ले स्क्रीन पे चले जाएगा। हमें लगेगा ही नहीं कि वो पता नहीं आउटपुट आया कि नहीं आया, वापस से हम लोग प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो कर्सर को वहाँ पर रोकने के लिए, कहाँ पर, एडिशन इज 60 के बाद इस जगह पे कर्सर को रोकने के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे गेट सी एच का यूज़ करते हैं। ये कोई आउटपुट फंक्शन नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि इसके कारण आउटपुट आ रहा है, इसको हटा देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये टेक्निकली इसको बोलते हैं दिस इज ए कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। कैरेक्टर इनपुट फंक्शन होने से क्या होता है कि जब ये होल्ड करता है स्क्रीन को, तो आप कीबोर्ड से कोई भी एक कैरेक्टर प्रेस कर दीजिए। तो कीबोर्ड हम लोग नॉर्मली एंटर प्रेस करते हैं, पर आप कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर प्रेस करोगे तो ये आउटपुट विंडो से कहाँ जाएगा, आपका प्रोग्राम विंडो में। क्लियर। सोर्स कोड आपको विजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ अपने आउटपुट विंडो को कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए, एक क्लिक तक रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर गेट सी एच लगाते हैं। आपके इस प्रोग्राम में CLR STR गेट सी एच नहीं भी होगा तो भी प्रोग्राम चलेगा। क्लियर। जो लोग विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे ही पहले दिन शुरुआत कर रहे हैं वो CLR STR हटा दें, गेट सी एच हटा दें, तो फिर conio.h भी हट आएगी इस प्रोग्राम से। क्लियर है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है पहला प्रोग्राम आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश करी एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ जाए, जिससे हम लोग अब फार्मूला बेस्ड जितने प्रोग्राम्स हैं, जैसे मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना हो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग अपनी छोटी शुरुआत करना शुरू कर सकते हैं। इंटीजर के बजाय फ्लोट टाइप का डेटा भी यूज़ करके देखेंगे हम लोग, कैरेक्टर टाइप का डेटा भी यूज़ करके देखेंगे। और इसके बाद चूँकि एक बार प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हमारा बात शुरू हो गया है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इंस्टॉलेशन की होगी, जिससे आप 2 या 3 तरीके से, आपको जितना, हमारे पास एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी ओसोप के ऊपर, आप जाके जिसको जो तरीका सूट करता है, जिस आईडी के साथ जिसको आगे बढ़ना हो, उसे फ्रीडम रहेगा पूरा, वो जाए उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। उसकी लिंक हम लोग शेयर कर देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल के लेक्चर शेड्यूल करूँगा 1-2 लेक्चर के बाद। क्लियर। हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स के बारे में, एल्गोरिथम्स के बारे में, और हमारी आगे की जर्नी अब फ्लो चार्ट के साथ होगी। कम से कम जब तक हम फेज़ 1 में काम कर रहे हैं, हमें एक एक प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बना के अपनी प्रैक्टिस डेवलप करना है। और ये इतना फुल प्रूफ सिस्टम है दोस्तों कि जब स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि प्रोग्रामिंग वो कब सीख चुके हैं। क्लियर। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये मैं क्लेम करता हूँ कि जब आप लगातार इस पैटर्न पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट के साथ बने रहेंगे, प्रॉपर एफर्ट्स करते रहेंगे, तो आपको प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़ डेवलप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। गुड बाय।